उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाएंगे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की चुनाव की कमान अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाई और सभी 75 जिलों में प्रभारी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ बता दें कि किस तरीके से चौपाल लगा के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी सरकार के जो फायदे हैं वो किस तरह से आम जन तक पहुंचा जाए, इसके लिए पूरे जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। माना जा रहा है कि अब इन नियुक्तियों के बाद लगातार जो जिले में प्रभार मंत्री हैं वो प्रभार अपने वाले क्षेत्र में जाएंगे और साथ ही साथ आम जनता के साथ वहां से उनके साथ रूबरू होंगे और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाते हुए नजर आएंगे। और लक्ष्य रखा गया है कि निकाय चुनाव में सभी सीटों पे एक बार फिर से कमल खिलाना है और आगे आने लोकसभा चुनाव में 80 में 80 संपूर्ण कमल की तैयारी के लिए एक अहम कदम उठाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन आने वाली गर्मियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बेहतर विद्युत व्यवस्था के लिए चौकन्नी हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी बिजली की कटौती ना हो। जो रोस्टर तय किए गए हैं, चाहे वो महानगरों के लिए हो या फिर छोटे जिलों के लिए हो या ग्रामीण इलाकों के लिए हो, उस हिसाब से बिजली की आपूर्ति की जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने इस बार करीब 30,000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था कर ली है और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का दावा है कि इस बार की गर्मियों में कहीं भी बिजली की किल्लत नहीं होगी, जैसी कि पिछले साल हुई थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने उत्तर प्रदेश के सभी डिस्कॉम के एमडी को निर्देश भेजा है, जिसमें यह भी कहा गया है कि जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको समय से और सही बिल मिले। बिल के लिए वो ऑफिस के चक्कर ना लगाएं। अगर कहीं भी गलत या ऐसा बिल दिया जाता है जो कि उनके उपयोग से ज्यादा है तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई भी होगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, जो कि करीब 1 लाख करोड़ के घाटे में है, वो कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन बिल वसूली में भी नंबर 1 हो और उपभोक्ताओं को समय के साथ सही बिल मिले ताकि उपभोक्ता समय से उसको अदा भी करें। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन गर्मियों को लेकर पहले से ही तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश दिल्ली में नई आबकारी नीति मामले में कथित तौर पर आरोपी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया की ओर से लगातार यही दलील दी जा रही है कि वो दिल्ली के माने जाने नेता है। ऐसे में अगर वो रिमांड पर रहते हैं या वो न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा ये भी उनकी ओर से कहा गया है कि मनीष सिसोदिया को जब भी जांच एजेंसियों ने बुलाया, चाहे ईडी ने या सीबीआई ने, वो जांच में शामिल हुए, कहीं भी भागे नहीं। इसके अलावा ये भी दलील दी गई कि जो भी दस्तावेज या जो भी डिजिटल गैजेट सीबीआई या ईडी को बरामद करने थे वो सीबीआई ईडी के पास मौजूद हैं। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। इसके साथ ही सीबीआई की ओर से ये दलील दी गई कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है, अगर वो बाहर आते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई को और ईडी को अभी और जांच करनी है, अभी और पूछताछ करनी है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को हिरासत में लिया गया था। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस अदालत के फैसले के बाद क्या मनीष सिसोदिया उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और उच्च अदालत से मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। दिल्ली माफिया अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ माफिया अतीक अहमद पे उम्र कैद की सजा हुई है, उसके बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि 4 जनवरी 2023 को बीएसपी में सदस्यता ज्वाइन की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि बीएसपी से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि चुनाव लड़ने की जो रणनीतियां थी वो काफी तेज हो गई थी। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी साफ कर दिया था। एक अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर अतीक के ऊपर कोई जांच होती है और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब शाइस्ता परवीन की सदस्यता बीएसपी खत्म कर देगी, यानी कि पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब बीएसपी नए चेहरे के साथ में चुनाव लड़ने की जरूर सोचेगी। जिस तरीके से शाइस्ता परवीन की लगातार जो है बीएसपी में बढ़ते कद को देखते हुए लगातार तारीफ हो रही थी, लेकिन अब जहां एक तरफ माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, तो ऐसे में अब कयास साफ तौर पे यही लगाए जा रहे हैं कि बहुत ही जल्द शाइस्ता परवीन को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। माफिया नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा आगरा के फतेहाबाद नगर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। साथ ही साथ विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और साफ सफाई रखने के
साफ दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं आम लोगों की भी जन समस्याओं को सुना। इस दौरान छोटेलाल वर्मा विधायक फतेहाबाद उनके साथ मौजूद रहे। AK शर्मा का यह औचक निरीक्षण था। अचानक से उनका कार्यक्रम फतेहाबाद लगा था और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को साफ सफाई से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए। कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने आज प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने 2024 में होने वाले देश में लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां दुरुस्त होने की बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और इस बार उनका ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्षदों को जिताकर नगर निगम में भेजा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, जो सभी चुनाव के लिए प्रतिदिन तैयार रहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को टालने का भरसक प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने एक लक्ष्य ये भी रखा कि इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वालों के लिए इस बार खुशखबरी है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस बार हज यात्रा के लिए आवेदन किया है उन सभी को हज यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है क्योंकि 2019 से यूपी का हज यात्रा के लिए कोटा 30,000 है और इस बार जो आवेदक हैं वो 29,786 हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जितने लोगों ने भी आवेदन किया सभी को मौका मिल सकता है। हालांकि इस बार जो लॉटरी सिस्टम होगा वो राज्य स्तरीय ना होकर के सेंट्रलाइज्ड होगा, जो दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके द्वारा कराया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी यूपी की तरफ से आवेदन किया है उन सभी को हज यात्रा पर जाने का मौका मिल जाएगा। आगरा वासियों का सपना साकार होने जा रहा है। जिस घड़ी का आगरा वासियों को काफ़ी सालों से इंतजार था, वह घड़ी नज़दीक आने वाली है। वंदे भारत ट्रेन की काफ़ी लंबे समय से आगरा वासियों को इंतजार था। कल 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन की हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन भोपाल से निजामुद्दीन तक पहुंचेगी। आगरा में भी 2 मिनट के लिए वंदे भारत का स्टॉपेज रहेगा। बताया जा रहा है वंदे भारत की ट्रेन में काफ़ी खूबियां हैं। इसकी जो संसाधन हैं काफ़ी अत्याधुनिक खूबियों से लैस हैं। बताया जा रहा है कम समय में इस ट्रेन से काफ़ी यात्री सफ़र कर सकेंगे और ये बहुत ही हाई स्पीड की ट्रेन बताई जा रही है, जिससे कम समय में लोग इसका सफ़र कर सकेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को वंदे भारत कितना लुभा पाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी के बाद से सीएम ने और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से कोरोना के सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं और डिप्टी सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं। उन्होंने आज बलरामपुर जाकर हल्ला बोला। उन्होंने अचानक से जाकर वहां पर पहुंचे बलरामपुर अस्पताल और अधिकारियों को फटकार लगाई। जिस तरीके से वहां गंदगी पड़ी हुई थी, गंदगी को देखकर फटकार लगाई। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र से लेकर और जहां इमरजेंसी वार्ड था वहां तक डिप्टी सीएम गए। उन्होंने पूरा जायजा लिया अस्पताल का और डॉक्टरों को जो है निर्देश जारी किए कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है ऐसे में जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। उत्तर प्रदेश बाराबंकी में हाथी का पोस्टमार्टम कराने गई डॉक्टरों की टीम पर ग्रामीणों ने हाथी का दांत निकालने का आरोप लगाते हुए बोला हमला। 2 कर्मचारी घायल। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के निवाजपुरवा गांव का है, जहां 1 महीने की बीमारी के चलते 75 वर्षीय हाथी का देहांत हो गया था। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने हाथी का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने हाथी के दांत निकालने का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों की टीम पर हमला बोल दिया। डॉक्टरों की टीम किसी तरीके से ग्रामीणों से जान बचाकर मौके से भाग निकली। इस दौरान 2 वन विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में दोनों कर्मचारियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाते हुए हाथी को दफन करवा दिया है। 12 ये वही रोड है जो कल बेदीराम विधायक अपने जूतों से गिट्टी उखाड़ते नजर आए, जो तेजी से वीडियो वायरल हुआ। जो कुछ ग्रामीणों ने बेदीराम को शिकायत किया, बेदीराम खुद स्वयं आकर
सड़क को देखें और अपने जूतों से गिट्टी उखाड़ते नजर आए। इसकी शिकायत जिला अधिकारी को अवगत कराया। जिला अधिकारी ने तुरंत पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए आदेश दिया। यही विधायक अपने जो जखनिया के वर्तमान विधायक हैं सुबासपा से हैं और सड़क पे जो निर्माण चल रहा था वो मानक के अनुसार नहीं था। बुलंदशहर में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट देखने को मिला है, जहां पर पिता पुत्र समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के धमेड़ा अड्डा रोड स्थित पठान फार्म के पीछे काली नदी के समीप एक खाली जगह पर एक फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर पिछले कुछ दिनों से केमिकल बनाने का कार्य किया जा रहा था, जहां पर आज अचानक विस्फोट होने से इतना बड़ा हादसा हुआ कि 4 लोग काल के गाल में समा गए। हादसा इतना भयंकर था कि जो आसमान में गुब्बारा देखा और उसके बाद जो दूर दराज के जो लोग थे तमाम घरों से बाहर निकलकर हादसे की तरफ दौड़ पड़े। हादसे में गनीमत यह रही कि जहां घटनास्थल है वहां के आसपास कोई दूर तक कुछ मकान नहीं बने हुए थे, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार सिंह आला अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का बारीकी से जांच पड़ताल की। राजकुमार नाम का कोई व्यक्ति है जो इस फैक्ट्री को संचालन कर रहा था, जिसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के लाख बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन चित्रकूट की एक खबर ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी पोल खोल करके रख दी है। यह पूरा मामला चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र के बांदी के पास का है, जहां उन्नाव जिले से आए तीर्थयात्रियों के साथ एक 7 वर्षीय मासूम था। रास्ते पर उसको टॉयलेट लगी, उसके परिजनों ने टॉयलेट के लिए उसको रोड पर उतारा, जहां पर एक अज्ञात बोलेरो गाड़ी ने रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया, लेकिन जब मौके पर एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंची तो परिजनों ने एक अपने प्राइवेट वाहन से उसके उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उस 7 वर्षीय मासूम को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने उसके शव के लिए पीएम हाउस के लिए शव वाहन के लिए गुहार लगाई, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी कमियां थी कि वहां पर शव वाहन भी नहीं भेजा। जब इस मामले की जानकारी सीएमएस से की गई तो सीएमएस ने यह पल्ला कह करके झाड़ दिया कि परिजन उसके यहाँ पर लेकर के आए ही नहीं और अपने इच्छानुसार स्वयं अपनी निजी गाड़ी से लेकर के पीएम हाउस गए हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी उनको शव वाहन नहीं मिला। ललितपुर के रामनगर में पकड़ी गई अवैध मावा एवं पनीर फैक्ट्री। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने की कार्रवाई। पूरा मामला ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला रामनगर का है, जहां पर खाद्य विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि यहां पर एक फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिसमें कि नकली मावा एवं पनीर बनाया जाता है। इसी बात को संज्ञान में लेकर अधिकारियों ने पुलिस की मदद से छापेमारी की और इस छापेमारी में नकली मावा, पनीर और जहरीला केमिकल बरामद किया है। पुलिस की एवं खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि त्योहार आते ही ये मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। सोनभद्र जिले के घोरावल थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी जो है कि 2 दिन पहले ही उस बालक को कुछ लोगों ने आके और काम करने के बहाने, घोरावल में ही गल्ला मंडी में काम करने के बहाने उसके घर से जो है कि बुला के ले गए थे। और जब युवक शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने उन लोगों से संपर्क साधा और पता किया कि हमारा बालक अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो उन लोगों ने बताया कि काम की वजह से गया हुआ है और कल तक वो घर पहुंच जाएगा। जब वो सुबह भी घर नहीं पहुंचा और परिवार वालों ने इसकी तफ्तीश की और घोरावल थाने में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी टीम गठित करके और चारों तरफ उसकी फोटो लगा के तलाश करना शुरू कर दिया और आज 2 दिन बाद नदी किनारे शव को पाया गया। कुछ ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच के परिवार वालों को भी बुलाया और शव की पहचान कराई। संतोष के रूप में उसकी पहचान हुई और उसके बाद पुलिस जो है कि उस शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर मोर्चरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है
और विधिक कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को जो युवक को बुला के बाला पुतला के ले गए थे और अपहरण करके हत्या की थी, उन लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी जो है कि तलाश कर रही है। बहराइच में सड़क हादसे में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उपचार के लिए जिला मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है, जहां उनके कजिन की हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हादसे में उनकी बहू के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि उनकी भाभी की हालत गंभीर है और उनका जिला मेडिकल कॉलेज बहराइच में उपचार चल रहा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। दुर्घटना थाना फकरपुर क्षेत्र के कुंडासर के पास हुई है। विधायक का परिवार देर रात बहराइच से लखनऊ जा रहा था और कुंडासर के पास किसी वाहन को बचाने के चक्कर में उनका वाहन पलट गया, जिससे उनके परिवार के 6 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि दुर्घटना का कारण। इन दिनों यूपी पुलिस का खौफ बदमाशों में लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल मामला थाना फतेहपुर इलाके का है, जहां पर अभिनव राणा नाम का एक बदमाश जो कि 25,000 का इनामी था, वो आज थाने पर पहुंचा और वहां पर इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगी है कि मैं आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा। दरअसल अभिनव राणा 25,000 का इनामी बदमाश था और अभी कुछ दिन पहले उसने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो जब ये अपराधी थाने पर पहुंचा तो वहां पर जो लूट की रकम थी 40,000 रुपये, वो भी पुलिस को सौंपी है और अपराध न करने की कसम खाते हुए हाय तौबा की है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले एक मामला और आया था, जहाँ पर थाना मंडी इलाके में एक जो बदमाश था गैंगस्टर, उसने भी यहाँ पर पुलिस को सेंटर किया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है वो लगातार बना हुआ है और उसी के चलते जो अपराधी हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, वो थाने पर जाकर सेंटर कर रहे हैं और अपराधों से हाय तौबा कर रहे हैं। इन थाना गोविंद नगर क्षेत्र के गायत्री मंदिर का मामला आपको बता दें, एक भक्त ने दूसरे भक्त पर हलवाई के कोंचे से किया हमला। बुधवार को दोपहर के करीब गायत्री मंदिर में हवन चल रहा था। हवन के दौरान 2 भक्तों में आपस में बैठने को चलते जो है विवाद हुआ। विवाद में एक भक्त ने दूसरे भक्त में हलवाई के कोंचे से हमला कर दिया, जिसमें एक भक्त अचेत स्थिति में गिर गया। अचेत स्थिति में गिरने के बाद मौके स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में उसको अस्पताल भिजवाया। अस्पताल पहुंचने के बाद जो अतुल जो घायल भक्त था उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये बुधवार को करीब 2 बजे की घटना है, जहां पे गायत्री मंदिर में लगातार लंबे समय से जो हवन यज्ञ चल रहा था, उसी में झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू से आए और इंदौर से आए 2 भक्तों में आपस में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। बैठने के विवाद के चलते जो दूसरा भक्त था, जो आरोपी इंदौर से आया था, उसने हलवाई के कोंचे से किया था हमला करने के बाद राजस्थान के झुंझुनू के आए हुए भक्त को हो गई थी मौत। झांसी में लोन चुकाने आए युवकों के साथ रिकवरी एजेंटों ने की मारपीट। पूरे मामले को लेकर पीड़ितों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। आपको बता दें, पूरा मामला झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाही चौराहे के पास तिब्बती मार्केट के बगल का है, जहां पर लोन कंपनी के रिकवरी एजेंटों और कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ बंधक बनाकर मारपीट कर दी। फिलहाल किसी तरह दोनों युवकों ने लोन कंपनी के ऑफिस से निकलकर 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले को लेकर ऑफिस के रिकवरी एजेंटों से पूछताछ कर। अमेठी में बदला मौसम का मिजाज। कल शाम से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश होने के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। जिस तरह से किसानों की गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई है और वहीं बारिश होने के चलते लगातार उनका नुकसान दिखाई पड़ रहा है, उन्हें उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है। जबकि मौसम विभाग ने 48 घंटे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, जिससे कि किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सके। लेकिन जिस तरह से जो है बरसात शुरू हो गई है और लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है, इससे साफ तौर पे किसानों की गेहूं की फसलों को बड़ा नुकसान दिखाई पड़ रहा है। वहीं किसान 6 महीने से अपनी फसलों को जो है पैसा खर्चा करके और उनकी देख रेख करके फसलों को तैयार किया था। जब फसल पक कर तैयार हो गई तो बेमौसम की बरसात शुरू हो गई है, जिससे किसानों को जो है बड़ा नुकसान सामने दिख रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये बरसात रुकती भी है या कि नहीं और किसानों का इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। अमेठी